नमस्कार दोस्तों, अगर आज की दुनिया में किसी एक नाम ने पावर, पैसा और यौन शोषण को एक साथ रिप्रेजेंट किया है तो वो नाम है जेफरी एप्स्टीन। वही एप्स्टीन जिस पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग और यौन शोषण जैसे बेहद सीरियस आरोप लगे थे। अब इसी एप्स्टीन से जुड़ी कुछ फाइलों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आने की चर्चा हो रही है। हाल ही में अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टीन से जुड़े बहुत सारे डॉक्यूमेंट पब्लिक किए हैं। डिपार्टमेंट का कहना है कि ये दूसरी बार है जब उन्हें लगा कि एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइल्स लोगों के सामने आनी चाहिए। बताया जा रहा है कि इसमें करीब 30 लाख पेजेस, लगभग 1,80,000 फोटोज और करीब 2,000 वीडियो भी शामिल है। Breaking tonight, the Justice Department releasing more than 3 million pages of documents related to convictions. इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बीच एक ईमेल का भी जिक्र सामने आया है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिखा होने की बातें कही जा रही है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम जल्दी में कोई ओपिनियन बनाएं या किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, जरूरी है कि पहले ये समझा जाए कि आखिर ये जेफरी एप्स्टीन था कौन और उसका पास्ट क्या रहा है। क्योंकि जब तक इस इंसान की पूरी कहानी नहीं समझेंगे तब तक इन फाइल का मतलब और पूरा कॉन्टेक्स्ट सही तरह से समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, पहले इस आदमी को अच्छे से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1953 से न्यूयॉर्क के एक साधारण परिवार से। जेफरी एप्स्टीन कोई खानदानी अमीर नहीं था। उसने अपने करियर की शुरुआत एक मैथ के टीचर के तौर पर की थी, लेकिन जल्द ही उसने फाइनेंस की दुनिया में कदम रख दिया। लोग कहते हैं कि वो इतना तेज था कि बड़े बड़े अरबपति उस पर भरोसा करने लगे। 1980 के दशक आते आते उसने अपनी खुद की फाइनेंशियल फर्म खोल ली और उसके कनेक्शन इतने गहरे हो गए कि वो बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों के साथ उठने बैठने लगा। लेकिन सवाल यह है कि एक मैथ का टीचर इतना अमीर और ताकतवर कैसे बन गया। असल में एप्स्टीन सिर्फ पैसा नहीं संभाल रहा था, वो लोगों के राज और उनकी कमजोरियों को इकट्ठा कर रहा था, उनको इस्तेमाल कर रहा था। वो कैसे, मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ। 2005 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे एम्पायर की नींव हिला दी। फ्लोरिडा की एक 14 साल की लड़की ने पुलिस को बताया कि उसे एप्स्टीन के पाम बीच वाले घर पर मसाज के बहाने बुलाया गया और वहाँ उसके साथ गलत काम हुआ। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी जांच जिसने सबको हैरान कर दिया। पता चला कि एप्स्टीन अकेले नहीं था, उसकी सबसे बड़ी मददगार थी गिस्लेन मैक्सवेल। गिस्लेन कोई साधारण औरत नहीं थी, वो एक ब्रिटिश मीडिया टाइकून की बेटी थी। उसका काम था कम उम्र की लड़कियों को ढूंढना और उन्हें एप्स्टीन के पास लाना। इस पूरे नेटवर्क में एक लिटिल सेंट जेम्स नाम का आइलैंड था जिसे लोग पेडोफाइल आइलैंड कहने लगे। 2008 में पहली बार एप्स्टीन को पकड़ा गया, लेकिन यही सिस्टम का असली चेहरा सामने आया। एप्स्टीन ने एक ऐसी सीक्रेट प्ली डील की जो इतिहास में शायद ही किसी को मिली हो। प्ली डील का मतलब होता है कि आरोपी सरकार से एक तरह का समझौता कर लेता है। वो कुछ आरोप मान लेता है और बदले में उसे बहुत हल्की सजा मिल जाती है। लेकिन एप्स्टीन के केस में ये कोई नॉर्मल प्ली डील नहीं थी, बल्कि ये इतनी ज्यादा स्पेशल थी कि लोग आज तक इस पर सवाल उठाते हैं। उस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे बेहद सीरियस आरोप थे, जिनमें आम आदमी होता तो सालों साल जेल में सड़ रहा होता। लेकिन हुआ क्या, एप्स्टीन को सिर्फ 13 महीने की जेल की सजा मिली और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उसे वर्क रिलीज की इजाजत दे दी गई। मतलब दोस्तों, दिन में वो जेल से बाहर निकलकर अपने ऑफिस जा सकता था, काम कर सकता था और शाम को वापस जेल चला जाता था। इस डील को कराने वाला वकील कोई और नहीं बल्कि बाद में डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट का हिस्सा बनने वाला अलेक्जेंडर अकोस्टा था। तब सबको लगा कि एप्स्टीन बच गया, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन तक दबी नहीं रही। असली धमाका हुआ 2018-19 में, जब मायामी हेराल्ड, जो एक प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार है, उसने एक ऐसी रिपोर्ट छापी जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। इस रिपोर्ट में उन पीड़ित लड़कियों की चीखें थी, उनकी दर्दनाक कहानियां थी जिन्हें वहां के सिस्टम ने सालों तक नजरअंदाज कर दिया था। सत्ता और पैसे की चमक ने उन मासूमों की आवाज को दबा रखा था, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सका। नतीजा ये हुआ कि 2019 में जेफरी एप्स्टीन को न्यूयॉर्क से दोबारा गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन अमेरिका के एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद था। ऐसी जेल है जहाँ हर मूवमेंट पर नजर रखी जाती है, कैमराज होते हैं, गार्ड्स होते हैं और प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्ट होता है। उसी जेल में एक सुबह खबर आती है कि एप्स्टीन अपने सेल में मरा पाया गया। लेकिन यहीं से सवाल शुरू होते हैं। जिस रात उसकी मौत हुई उसी रात जेल के सीसीटीवी कैमराज ने काम करना बंद कर दिया। अब दोस्तों, दुनिया की सबसे सिक्योर जेल में कैमराज का यूं ही बंद हो जाना थोड़ा अजीब नहीं लगता? यही नहीं, उस रात जो गार्ड तैनात थे उन्होंने बताया कि वो समय पर चेक नहीं कर पाए, यानी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। अब जरा कॉन्टेक्स्ट समझो। जेफरी एप्स्टीन कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं था। उसके कनेक्शन दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों से लिंक बताए गए थे। बिजनेस टाइकून, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, सबके नाम उसकी फाइल्स में आने की बातें हो रही थी। अगर वो जिंदा रहता और कोर्ट में बोलता तो बहुत से बड़े नाम मुश्किल में पड़ सकते थे। इसलिए आज भी लोग ये सवाल पूछते हैं, क्या ये सच में आत्महत्या थी या उसे चुप करा दिया गया? एप्स्टीन के मरने के बाद एप्स्टीन फाइल सामने आई। ये हजारों पन्नों के वो दस्तावेज है जिन्हें कोर्ट ने रिलीज किया। इन फाइल्स में उन लोगों के नाम है जो उसके प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस में सफर करते थे या उसके आइलैंड पर गए थे, जिसमें पहला नाम आता है प्रिंस एंड्रयू का। ये सिर्फ कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के रॉयल फैमिली के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। उन पर वर्जीनिया ज्यूफ्रे नाम की महिला ने सीधे आरोप लगाया कि
जब वो नाबालिग थी तब एप्स्टीन ने उसे लंदन और न्यूयॉर्क में प्रिंस एंड्रयू के पास भेजा था। हालांकि प्रिंस ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन उन्हें अपने सारे रॉयल टाइटल छोड़ने पड़े और बाहर एक बड़ा सेटलमेंट करना पड़ा पैसे देकर। अगला नाम जो हमेशा चर्चा में रहता है वो है बिल क्लिंटन। फाइल्स के मुताबिक क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस में कई बार सफर किया था। क्लिंटन के पुराने सहयोगियों ने माना कि वो जेट पर गए थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें एप्स्टीन के घिनौने कामों की कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा राजनेता एक दोषी अपराधी के इतना करीब कैसे था। तीसरा हैरान कर देने वाला नाम था वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग। फाइल्स में एक ईमेल सामने आया जिसमें एप्स्टीन ने उनके ऊपर लगे अजीबोगरीब आरोप को गलत साबित करने के लिए लोगों को पैसे देने की बात की थी। हालांकि हॉकिंग पर कोई सीधा अपराध साबित नहीं हुआ, लेकिन उनका एप्स्टीन के आइलैंड पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना सबको चौंका गया। चौथा नाम है डोनाल्ड ट्रंप। फाइल्स में जिक्र है कि 90s के दशक में ट्रंप और एप्स्टीन काफी अच्छे दोस्त थे। ट्रंप ने खुद एक पुराने इंटरव्यू में कहा था कि एप्स्टीन को खूबसूरत औरतें पसंद है। हालांकि बाद में दोनों के बीच अनबन हो गई थी, लेकिन उनकी पुरानी दोस्ती आज भी जांच का एक बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा फाइल्स में एक मशहूर जादूगर डेविड कॉपरफील्ड और लेस वैक्सनर जैसे बड़े बिजनेसमैन के नाम भी शामिल हैं। एप्स्टीन के पास एक ब्लैक बुक थी जिसमें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर और उनकी पर्सनल डिटेल थी। असल में फाइल्स हमें ये बताती है कि जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वो एक ब्रोकर था जो अमीरों को उनकी गंदी ख्वाहिशें पूरी करने का रास्ता देता था और बदले में उनका सपोर्ट और प्रोटेक्शन हासिल करता था। आज एप्स्टीन मर चुका है और उसकी साथी घिस्लेन मैक्सवेल 20 साल की सजा काट रही है, लेकिन इन फाइल्स ने यह साबित कर दिया है कि ताकत और पैसा मिलकर कानून को कितने सालों तक अंधा बनाए रख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या एप्स्टीन फाइल के इस नए रिलीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है? तो जवाब ये दिया जा रहा है हाँ, उनका नाम कुछ डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होने की बात है। क्या है ये वायरल ईमेल में लिखा, मैं आपको बताता हूँ। ईमेल की तारीख जुलाई 2017। लिखने वाला जेफरी एप्स्टीन। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ यूएसए प्रेसिडेंट। दे हैड मेट ए फ्यू वीक्स एगो, इट वर्कड। मतलब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने मेरी सलाह ली थी और अमेरिका राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में नाचा और गाया था। वे दोनों कुछ हफ्ते पहले मिले भी थे, ये काम कर गया। यही नहीं, ये खबर मिलते ही सोशल मीडिया पे हलचल मच गई। इसके बाद बीजेपी सरकार की ओर से बयान आया। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि एप्स्टीन वाला ईमेल झूठ और मनगढ़ंत है। मोदी की इजराइल यात्रा पहले से तय और पूरी तरह सरकारी थी। किसी एप्स्टीन की सलाह से नहीं, मोदी और एप्स्टीन के बीच कभी कोई सीधा संपर्क या बातचीत नहीं हुई। सरकार ने ये कहा कि ऐसे दावों को गंभीरता से लेने की जरूरत भी नहीं है। हमने तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स के एक ईमेल मैसेज की रिपोर्ट देखी है जिसमें प्रधानमंत्री और उनके इजराइल यात्रा का जिक्र है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री की इजराइल की आधिकारिक यात्रा के अलावा ईमेल में बाकी बातें एक दोषी अपराधी के बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। इन्हें उसी तिरस्कार से नजरअंदाज करना चाहिए जिसके वो लायक है। लेकिन दोस्तों अगर विदेश मंत्रालय इसे सिरे से बकवास बता रहा है तब भी सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एप्स्टीन की एलिट कॉन्टैक्ट लिस्ट सामने आने के बाद पूरी दुनिया में कई देशों और ताकतवर लोगों पर बहस शुरू हो चुकी है। ऐसे माहौल में जब किसी देश के प्रधानमंत्री का नाम किसी विवादित ईमेल में आता है तो वो सिर्फ एक लाइन नहीं रहती, बल्कि राजनीति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि से जुड़ा मुद्दा बन जाती है। इसके बाद कांग्रेस ने इस ईमेल को सिर्फ अफवाह मानने के बजाय देश की इज्जत और अंतर्राष्ट्रीय छवि से जोड़कर गंभीर मुद्दा बताया। कांग्रेस कहना है कि जब मामला वैश्विक स्तर पर चर्चा में है तो प्रधानमंत्री मोदी को खुद सामने आकर स्थिति साफ करनी चाहिए। मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने अमेरिका गए थे। इन कड़ियों को जोड़िए तो समझ में आता है कि मोदी जून 2017 में अमेरिका गए, वहां एप्स्टीन की सलाह ली और इसके एक हफ्ते बाद 4 से 6 जुलाई वो इजराइल पहुंचे, जहां पर सलाह के मुताबिक वो नाचे गाए और उनका काम हो गया। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एप्स्टीन के साथ एक गहरा और शायद पुराना नाता है जो भारत के लिए शर्मनाक है। भारत जो दुनिया में नैतिकता की, गरिमा की, प्रतिष्ठा की धुरी है, उसको आपने तार तार कर दिया। और अब आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा कि जेफरी एप्स्टीन जैसे दुष्चरित्र और घिनौने आदमी से आपका रिश्ता कैसे है? आप ऐसे आदमी से किस बात की सलाह ले रहे थे? आप अमेरिकी राष्ट्रपति के कौन से फायदे के लिए इजराइल में नाच और गा रहे थे? और एप्स्टीन ने जो अंत में लिखा है, इट वर्कड, इसका क्या मतलब है? आपको इस बात का जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि देश आपसे जवाब मांग रहा है। एक ऐसे व्यक्ति से आपका संबंध होना, जेफरी एप्स्टीन आपकी बातों का खुलासा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से आपका रिश्ता होना, यह कैसे मुमकिन है? हम तमाशबीन नहीं बने रह सकते, आप चुप नहीं रह सकते, आपको जवाब देना होगा। जेफरी एप्स्टीन से आपका क्या रिश्ता है? वो कौन सा काम हो गया आपका इजराइल में
और आप क्यों नाचे गए थे इजराइल जाकर? इन सबके बीच कांग्रेस ने कहा कि ये मामला 2019 से जुड़ा है, इसलिए इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया जिसमें 24 मई 2019 का तारीख दिखती है। यही वो दिन है जब मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। कांग्रेस का दावा है कि इसी समय जेफरी एप्स्टीन ने ट्रंप के करीबी स्टीव बैनन से कहा था कि उसकी और मोदी जी के बीच एक बातचीत हुई थी। एप्स्टीन के मुताबिक मोदी जी ने उससे कहा था कि वाशिंगटन में कोई उनकी बात नहीं सुनता और भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन है, जबकि पाकिस्तान उसका साथ देता है। इन्हीं कागजों में ये भी लिखा होने का दावा है कि मोदी जी स्टीव बैनन की सोच से सहमत हैं और दोनों की मुलाकात होनी चाहिए जिसे एप्स्टीन सेट कर सकता है। कांग्रेस का कहना है कि इन बातों से भारत की विदेश नीति, अमेरिका से रिश्ते, मोदी ट्रंप की दोस्ती, वाशिंगटन को लेकर भारत की रणनीति और इजराइल से बढ़ती नजदीकी पर सवाल खड़े होते हैं। पार्टी ये भी पूछ रही है कि 2019 के चुनाव के आसपास मोदी जी एक बदनाम अमेरिकी शख्स एप्स्टीन से क्यों मिल रहे थे और अगर अमेरिका में कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था तो देश में अमेरिका से गहरी दोस्ती के दावे क्यों किए गए। इसके अलावा कांग्रेस ने सवाल उठाया कि गलवान के 1 साल बाद चीन को क्लीन चिट क्यों दी गई। मोदी जी स्टीव बैनन की किस सोच से सहमत है और क्या सच में बैनन और मोदी जी की कोई मुलाकातें हुई थी जैसा इन ईमेल्स में दावा किया जा रहा है। दोस्तों, मेरी पर्सनल ओपिनियन बिल्कुल साफ है। एप्स्टीन जैसा आदमी झूठ, घमंड और मैनिपुलेशन का एक्सपर्ट था। उसकी किसी भी बात को बिना ठोस सबूत के सच मान लेना उतना ही खतरनाक है जितना बिना सवाल पूछे उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। लेकिन एक आम आदमी के तौर पर दिमाग में सवाल तो उठता है, जब दुनिया के बड़े बड़े नाम एप्स्टीन फाइल में है तो अगर हमारे प्रधानमंत्री का नाम किसी ईमेल में आता है तो क्या हमें सवाल पूछने का हक नहीं है? सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता, सवाल पूछना लोकतंत्र की ताकत होती है। सच तो ये है दोस्तों, आज हमारे सामने कोई फैसला नहीं बल्कि एक डिमांड होनी चाहिए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ताकि अफवाह और सच्चाई के बीच की लाइन साफ हो सके। अब आप ही बताइए, क्या ये सिर्फ एप्स्टीन की बकवास थी या फिर सच में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब देश को मिलने चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि सवाल पूछना सबका हक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।